हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके एक पॉलिटिकल के सब्जेक्ट की जिसका नाम है आपके सब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये 6th और 2nd सेमेस्टर, ठीक है, दोनों जने के पास है। जो 2nd सेमेस्टर के बच्चे हैं वो पॉलिटिकल ऑनर्स के बच्चे होंगे, ठीक है, उनके पास ये वाला सब्जेक्ट मिलेगा। और जो बाकी 6 सेमेस्टर के पास जो भी बच्चे होंगे 6 सेमेस्टर में, उनके पास तो ये पॉलिटिकल में होगा ही होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका जो फर्स्ट यूनिट है ना, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन, इसके जो 2 चैप्टर हैं, ठीक है, ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लोक प्रशासन की प्राचीन जड़ें और आधुनिक लोक प्रशासन सैद्धांतिक यात्रा का अवलोकन, ये दोनों जो चैप्टर है वो इस हम वीडियो में कवर करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, जो होता है ना कि क्या हुआ कि एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन क्या होता है। लोक प्रशासन सरकार के उस कामकाज को कहते हैं जो आम जनता के लिए होता है। ये एक अनुशासन है जिसके मकसद होता है जन सेवा करना, ठीक है। लोक प्रशासन सार्वजनिक नीति और कार्यक्रम के प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुविषय होता है। इसमें राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून और मनोविज्ञान जैसे कई विषय शामिल होते हैं, ठीक है। एक देश में शासन कैसे चलना चाहिए, ठीक है, और उसमें अनुशासन कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये तय करता है। जिसमें जो एक विषय नहीं होता, कई तरह के विषय होते हैं। इसमें समाज शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल, आपका A to Z जो भी होता है सब कुछ आ जाता है। ओके, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें जो चीज़ें पूछी गई हैं वो ये हैं कि प्राचीन भारत में लोक प्रशासन की जड़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से दृष्टिकोण, कि कौटिल्य के समय में ये चीज़ें कैसी थी, ठीक है, उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है हमें। देखिए, लोक प्रशासन की अवधारणा आधुनिक युग की उपज नहीं है, बल्कि इसकी जड़ प्राचीन सभ्यता में गहरी है। भारत में प्रशासन की प्राचीन परंपरा विशेष रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर उसी टाइम पे क्या हुई थी, आ गई थी, जो लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व, समझ रहे हो आप, ईसा मसीह के टाइम से भी पुराना है ये, में लिखी गई थी। ये ग्रंथ न केवल राजनीतिक और अर्थशास्त्र से संबंधित है, बल्कि ये शासन, प्रशासन और कूटनीति, ठीक है, सैन्य रणनीति और सार्वजनिक नीति का एक व्यापक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। कौटिल्य के मुताबिक शासन का प्रशासन न्याय, अर्थव्यवस्था और विदेशी मामलों को मिलाकर एक प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ये मानते थे। कौटिल्य और अर्थशास्त्र, एक संक्षिप्त परिचय क्या है। कौटिल्य, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और एक महान राजनीतिक, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है। अर्थशास्त्र एक विशेष ग्रंथ है जो तत्कालीन प्रशासनिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था, कानून और शासन की बारीकियों को दर्शाता है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत क्या रहे हैं। राजा और शासन प्रणाली, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पहले ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखी जा चुकी है। जैसे कि अब हम देखते हैं ना, एक देश को चलाने के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, मंत्री हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें क्या है, पहले ही देख चुके हैं हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। जैसे कि जो राजा है, राजा और शासन प्रणाली, राजा को राज्य का सर्वोच्च शासक के रूप में देखा गया है, जिसे प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना आवश्यक है, ठीक है। राजा को एक सक्षम, नैतिक और दूरदर्शी प्रशासक होना चाहिए। उनका मानना था कि जो राजक होता है इतना सक्षम होना चाहिए कि वो फ्यूचर को भी देख सके, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो न्याय और सुशासन स्थापित कर सके, शासन को सुचारू रूप से चलाए, एक अच्छी तरह से संगठित नौकरशाही आवश्यक थी। उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल होने चाहिए जो शासन को अच्छी तरीके से चलाने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब के समय में IPS IAS, ठीक है, इन सब चीज़ों की जो होती हैं वही उस टाइम पे भी था, कि कुछ ऐसे लोग होने चाहिए कि जो रूल्स को अच्छे से फॉलो कर सकें, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से लागू कर सकें। प्रशासनिक संरचना क्या थी। प्रशासनिक तंत्र को केंद्र, राजा से लेकर ग्राम स्तर तक व्यवस्थित किया गया था। अमात्य का मतलब था मंत्री और महामात्य का मतलब था प्रधान अधिकारी।
राज्य के प्रमुख पदाधिकारी थे जो नीतियों को लागू करने और जनता की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते थे। जनपद क्या होते थे? प्रांत होते थे। विषय क्या होते थे? जिले क्या होते थे? नगर होते थे। शहर और क्या होते थे? नगर। जो उस टाइम पे नगर थे वो क्या थे? शहर थे। और ग्राम क्या थे? जो गांव थे। ठीक है। अर्थव्यवस्था और कर प्रणाली कैसी थी उस टाइम पे, मतलब जो टैक्स वगैरह था वो कैसे लिया जाता था। कर संग्रहण राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रभावी नीति अपनाई गई थी। कराधान प्रणाली को न्याय संगत और स्थायी बनाकर शासन की वित्तीय स्थिरता पर सुनिश्चित की गई थी। ठीक है। जैसी उनकी आय होती होगी, जैसी उनकी कमाई होती थी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता होगा? टैक्स भी होता होगा। व्यापार, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाई गई थी। ठीक है। क्योंकि जब उस टाइम किसान कमाते तभी वो टैक्स भर पाते ना। न्याय और विधि व्यवस्था, राजा को न्याय का संरक्षक माना गया और कानून का पालन अनिवार्य था। न्याय प्रणाली में अपराधों के लिए सख्त दंड निर्धारित किए गए ताकि समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे। ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे शासन के लिए। भ्रष्टाचार उन्मूलन और नैतिकता को प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य बनाया गया था। गुप्तचर इंटेलिजेंस प्रणाली भी तो उस टाइम पे भी थी। ठीक है। जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त गुप्तचर तंत्र जो स्पाई नेटवर्क होते थे विकसित किया गया। ठीक है। अंदर और बाहर की सुरक्षा के लिए ये न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करता था बल्कि प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता भी बनाए रखने में मदद करता था। तो आज के समय से उस समय में कुछ चीज़ ज़्यादा अलग नहीं थी, बस क्या था, नाम थोड़े से अलग थे, है ना। बाकी है तो सेम ही सेम। आधुनिक लोक प्रशासन में कौटिल्य के विचार क्या थे? सुशासन, गुड गवर्नेंस और लोक प्रशासन में पारदर्शिता का महत्व आज भी कौटिल्य के सिद्धांतों से प्रेरित है। कर प्रणाली, वित्त अनुशासन और भ्रष्टाचार रोधी नीतियों में अर्थशास्त्री कई सिद्धांत आज भी सरकारी तंत्र में देखे जा सकते हैं। शासन में नैतिकता, नीतिगत दक्षता और प्रभावी निर्णय निर्माण की आवश्यकता आज भी कौटिल्य के प्रशासनिक विचारों से मेल खाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस टाइम से ही जो है इंस्पिरेशन बनी हुई है ना, और आज भी रूल से क्या है वो मेच खाती हैं। एंड सेकेंड चैप्टर है हमारा आधुनिक लोक प्रशासन, एक सैद्धांतिक यात्रा का अवलोकन। फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया है। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अनुशासन के रूप में समय के साथ विकसित हुआ है। इसकी यात्रा दक्षता और नौकरशाही से शुरू होकर सुशासन, डिजिटल प्रशासन और नागरिक भागीदारी तक पहुंची है। बदलते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों के अनुसार लोक प्रशासन के सिद्धांत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। समय के साथ जो चीज़ें बदलनी चाहिए वो चीज़ें बदली भी हैं। जैसे डिजिटल हुई कुछ चीज़ें है ना, नागरिकों की भागीदारी बढ़ी, तो ये सब चीज़ें क्या है, समय के साथ विकसित हुई हैं। शास्त्रीय लोक प्रशासन के सिद्धांत, ये जो थिंकर्स हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। देखिए, वुड्रो विल्सन के अनुसार 1887 के निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को आधुनिक लोक प्रशासन की नींव माना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को राजनीतिक से अलग रखा जाना चाहिए ताकि यह अधिक दक्ष, एफिशिएंट और नेचुरल हो। ठीक है। इस विचार ने लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित करने में मदद की थी। उसके बाद है हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन। ठीक है। जिसका फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतों में प्रशासन में दक्षता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों पर जोर दिया था। कार्य विभाजन, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोत्साहन योजना, इंसेंटिव्स को अपनाने की बात की। ये सिद्धांत औद्योगिक संगठनों में अधिक लागू हुआ और लेकिन सरकारी प्रशासन पर भी इसका प्रभाव डाला गया। नौकरशाही सिद्धांत, मैक्स वेबर। ठीक है। जो जॉब वगैरह होती हैं जैसे IAS IPS हो गए या फिर और भी जो अधिकारी होते हैं सरकारी। ठीक है। वेबर ने आदर्श नौकरशाही सिद्धांत दिया जिसमें प्रशासनिक संरचना को पदनामानुसार विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन, योग्यता आधारित नियुक्ति और नियम के पालन पर आधारित बनाया गया। मतलब उस व्यक्ति को ही वो पद देना चाहिए जो उसके योग्य हो। ठीक है। मतलब योग्यता भी होनी चाहिए, उसकी योग्यता के ही आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है। कुछ नियमों का पालन होना चाहिए। नौकरशाही को प्रशासन की स्थिरता और दक्षता के लिए आवश्यक माना गया है। नवशास्त्रीय लोक प्रशासन इसके बाद मानव संबंधों पर जोर देता है। मानव संबंध सिद्धांत एल्टो मेयो का है। ठीक है। इसने पारंपरिक प्रशासनिक सिद्धांत को चुनौती दी और कार्यस्थल पर सामाजिक संबंधों और प्रेरणा के महत्व को उजागर किया था। ठीक है। ये सेम चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट होती जाएगी।
चारों चैप्टर में आपके सेम चीज़ें ही मिलेगी, इसीलिए फटाफट क्या है थोड़ा शॉर्ट में ही बनाए है, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ आपको क्या करना है बार बार हर चैप्टर में पढ़नी है। आधुनिक लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या थे वर्तमान में, मतलब नया लोक प्रशासन क्या है, एनपीए पारंपरिक प्रशासन की अक्षमताओं और जनता की आवश्यकताओं की अपेक्षा के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ। ड्राइड वाल्ड और फ्रैंक मारिनेरो ने सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी, नागरिक भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन और कल्याणकारी प्रशासन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर दिया था उन्होंने, ठीक है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और प्रशासन में नैतिकता को महत्वपूर्ण माना गया, कि प्रशासन में क्या होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, इसको क्या किया गया था, महत्वपूर्ण माना गया था। बाकी नागरिकों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना गया, सोशल इक्वालिटी को, ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। लोक चयन सिद्धांत, पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या थी, जेम्स बुकानो और गार्डन टूल के द्वारा विकसित किए गए थे, ठीक है, इनके द्वारा विकसित हुआ था। आर्थिक सिद्धांत को प्रशासन में लागू किया गया जिसमें नागरिक को सार्वजनिक सेवा के उपभोक्ता कंज्यूमर के रूप में देखा गया, ठीक है, मतलब नागरिक क्या है, सार्वजनिक सेवाओं के जो सार्वजनिक जगहों पर सेवाएं मिल रही है उसको कौन कंज्यूमर कौन है, उसके नागरिकों को देखा गया वहाँ पे, ठीक है। नौकरशाही को कम करने और निजी क्षेत्र के तंत्र देखिए देखिए नौकरशाही मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बढ़ गए, ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया कि लोग ज़्यादातर क्या करेंगे प्राइवेटाइजेशन करेंगे ना। नया लोक प्रबंधन नव उदारवादी नीतियों और वैश्वीकरण से प्रेरित हुआ। प्रशासन में निजी क्षेत्र की प्रथाओं को अपनाने पर जोर दिया गया। प्रदर्शन मूल्यांकन परफॉर्मेंस मेजरमेंट पर जोर दिया गया, ठीक है। कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस पर जोर दिया गया। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, लागत, कोस्ट कटिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों पे क्या हुआ था, जोर दिया गया था। क्रिस्टोफर हुड और ऑसबर्न गेलफ्लोर कारों से प्रेरित सार्वजनिक संगठनों को ज़्यादा प्रभावी, कुशल और जवाबदेह बनाना इसका मकसद था। सार्वजनिक नीति को बेहतर तरीके से बनाना और लागू करना ही क्या था, इसका मकसद था। उसके बाद है नया लोक सेवा, न्यू पब्लिक सर्विस, ओके। एनपीएम की आलोचनाएं करते हुए इसने लोकतांत्रिक प्रशासन, सहयोग और सार्वजनिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। इसमें चीज़ें क्या हुई कि इसमें लोकतांत्रिक प्रशासन मतलब सहयोग और सार्वजनिक मूल्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया था। जेनेट और रॉबर्ट ड्रेनाइट, ठीक है, द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये लोक प्रशासन को नागरिकों की सेवा के लिए समर्पित बताया, न कि केवल ग्राहक संतुष्टि के लिए। नैतिकता, पारदर्शिता और जन भागीदारी पर जोर दिया गया इसमें। उसके बाद क्या है, सुशासन और ई गवर्नेंस। सुशासन मतलब शासन, गवर्नेंस की अवधारणा विकसित हुई जिसमें सरकार के अलावा अन्य भागीदारी जैसे कि एनजीओ हो गए, निजी क्षेत्र हो गए, नागरिक समाज भी शामिल हुए। जिसमें क्या चीज़ें थी, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, मुख्य सिद्धांत इसके थे गुड गवर्नेंस के। पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, रूल्स ऑफ लॉ होना चाहिए, क्योंकि अगर कानून मतलब रूल्स वगैरह नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ क्या है अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना। प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए। ई गवर्नेंस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग करके प्रशासनिक सेवाओं को क्या कहता है आगे बढ़ा रहा है डिजिटल तरीके से, मतलब इंटरनेट का उपयोग करके, है ना। तो ये आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 2 चैप्टर क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।